हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जिसके अंतर्गत गोरखपुर सैनिक स्कूल और लखनऊ सैनिक स्कूल आते हैं, उसका 28 दिसंबर को एंट्रेंस टेस्ट है। अब तो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं एग्जाम की हम। और जनरल नॉलेज जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेरा टारगेट है 40 नंबर हर बच्चे के बने। और बस आपको क्या करना है, रणधीर सीरीज के सारे सेट आपको देख के जाने हैं। केवल 4 सेट आए हैं और ये 5वां सेट है। भाई देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं कितने भी करा दूं आप कर भी नहीं पाएंगे, कोई फायदा भी नहीं है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आए। और जब पेपर हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो मैं और लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि रणधीर सीरीज से कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट आए आपका यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में। कक्षा 6 और 9 दोनों के लिए है। तो अब तक 4 सेट हो चुके हैं। 4 सेट को मेरा मानना ये है, एक बच्चे को एक सेट को 4 बार देखना चाहिए। मतलब 4 सेट को 4-4 बार आपको देख लेना चाहिए, तभी वो क्वेश्चंस आपको दिमाग में, आपकी मेमोरी में सेट हो गए। अदरवाइज आप एग्जाम तक भूल जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साथ में मैं बता दूं, हॉस्टल के थ्रू जिन बच्चों को तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन करिए। सबसे शानदार एजुकेशन यहाँ पे मिलती है। हर तरह की जो बच्चे को एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कराने के लिए आवश्यक माहौल हो वो सब मिलता है यहाँ पर। और कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार का जो हॉस्टल बैच है पूरे होना जा रहा है हमारा। हमारे इस बार यूपी सैनिक की अगर मैं बात करूं तो ये 36 स्टूडेंट्स अपियर होंगे कक्षा 6 में, और ये 13 स्टूडेंट्स कक्षा 9 में। और मैं बार बार कहता हूँ भाई बच्चों को, पेरेंट्स को, कि मत आइए ऐसे बिना देखे। कहीं भी आपको कोई भी बताता है कि वहां से वहां भेज दो अपने बच्चों को, और आप भेज देते हैं, पता चलता है वहां कुछ है ही नहीं। पहली बार देश में ऐसा होगा कि पेरेंट्स किसी की कही सुनाई बातों में नहीं आएंगे। वो क्या करें, खुद इस रिजल्ट को लेकर बैठ जाना और ये देखना इसमें से 36 में से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, इन 13 में से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। जैसे किसी पेरेंट को अपने 9th क्लास के बच्चे की तैयारी करानी है, तो यार इस लिस्ट को लेके बैठ जाओ आप। ये देखो इन 13 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 36 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और फिर इसके बाद कोई व्यक्ति कहता है कि आपको नहीं वहां चले जाओ, फिर पूछना कि भाई मुझे एक काम करो, वो लिस्ट है क्या जिसमें मुझे पता चले कितने बच्चे पेपर देने गए और कितने सेलेक्ट हुए। तभी तो पता चलेगा ना परफॉर्मेंस कैसी है, किसी एकेडमी की कैसी पढ़ाई होती है। तो ये सबसे ईमानदार मापदंड है। इसको आप, इससे आप चेक कर सकते हैं कैसी हम एजुकेशन देते हैं। लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो को, स्टडी मटेरियल, इनको आप ले सकते हैं इस नंबर पर डायल करके। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने। कथक डांस इज एसोसिएटेड विद, तो क्लासिकल डांस है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कथक डांस किस राज्य से संबंध है? उत्तर भारत से आता है और मेजरली ये आता है उत्तर प्रदेश से। तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया? यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। और ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है भाई, लखीमपुर खीरी, जहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। ये भी ध्यान रखना भाई, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। और उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। महाकुंभ, महाकुंभ हुआ था। ठीक है, वैसे तो कुंभ मेला तो लगता है हर 3 साल बाद लग जाता है वैसे, है ना। तो महाकुंभ किस स्थान पर हुआ था? तो महाकुंभ हुआ था त्रिवेणी संगम पर। क्या ना, किस पर हुआ था? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में हुआ था महाकुंभ। साथ में ध्यान रखना है, चारों स्थान है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में लगता है, उज्जैन, नासिक में, उज्जैन लगता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नासिक आपका महाराष्ट्र में लगता है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है। साथ में आपको ये भी देना, हरिद्वार गंगा नदी के उज्जैन बताता है, शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। ठीक है, यहाँ पे महाकाल लोक भी है, महाकालेश्वर लोक, महाकाल का मंदिर भी है। नासिक त्र्यंबकेश्वर। ठीक है भाई, यहाँ पे लगता है, गोदावरी नदी के किनारे है गोदावरी। और ये हो गया गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का संगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनडीए, आप कल को बच्चों यूपी सैनिक स्कूल में जाओगे, 12th में आप एनडीए का पेपर दोगे। एनडीए का एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद एसएसबी होता है। उसको क्लियर करने के बाद एनडीए अकेडमी आप ज्वाइन करते हो। तो एनडीए जो अकेडमी है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी 3 साल की, 12th से अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो, तो वो कहाँ है एनडीए अकेडमी? जब आप लेफ्टिनेंट बनने की तरफ बढ़ते हो तो कहाँ है वो एनडीए अकेडमी? तो वो एनडीए अकेडमी है भाई आपके पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। और पुणे में खड़कवासला में है, ये भी ध्यान रखना, KHADAK, खड़कवासला।
ठीक है, ये यहाँ पे है, पुणे के खड़कवासला जगह है, वहां पर है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको जरा याद रखनी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संस्कृत ग्रामर इज रिटन बाय, संस्कृत का व्याकरण है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो संस्कृत का ग्रामर लिखी है भाई पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है संस्कृत की ग्रामर। ठीक, क्लियर। और तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, ये भी ध्यान रखना भाई, रामचरितमानस। ये लिखा है तुलसीदास ने। चलिए, बुद्ध टू हिज, देखो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं। उन्होंने जन्म कहाँ लिया, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ ली, उपदेश कहाँ दिया, उन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली, महापरिनिर्वाण, अंतिम सांस को बोलते हैं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई उनको, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई, तो कहाँ हुई उनको? देखो लुम्बिनी में तो जन्म हुआ, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जो बिहार में है, लुम्बिनी ध्यान रखना नेपाल में उनका जन्म हुआ, नेपाल में है लुम्बिनी। ठीक है भाई, और ये बोध गया बिहार में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में जहां उन्होंने उपदेश दिया और अंतिम सांस उन्होंने ली वो है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर है वो उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के पास है कुशीनगर, यहाँ पे ली उन्होंने अंतिम सांस। क्लियर। चलिए, कॉमन साल्ट, जो हम खाने में नमक खाते हैं उसका सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको लिखते कैसे हैं? तो उसको लिखते हैं भाई NaCl, और NaCl का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, सोडियम क्लोराइड, ये है कॉमन साल्ट। ठीक है, जैसे पानी के लिए भी एक आपको याद रखना H2O, H2O को बोलते हैं वाटर। ये दो आपको याद रखना, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। चलिए, ATM, आप ATM यूज करते हैं, ATM से पैसे निकालते हैं, तो एक पिन डाला जाता है, कई बार अगर पिन किसी के हाथ पड़ गया तो आपके पैसे कोई और ले जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर B, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ध्यान रखना बच्चे इसमें, इसको ऑटोमेटिक ऑप्शन में, यहाँ पे देखो ये है ना ऑटोमेटिक, तो बस ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटेड है, इसको सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, इसमें अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑटोमेटेड। ओडोमीटर, यहाँ पे एक फुल फॉर्म और याद रखनी जब ट्रांसफर की, यूपीआई आप बहुत यूज करते हैं। ठीक है, यूपीआई को भी आपको याद रखना, इसको मैं स्पेशल लिख देता हूँ, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि देखो जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो वो कहते हैं यूपीआई से पेमेंट करोगे ना, तो आप एक, हाँ ना, यूपीआई आईडी होती है, तो यूपीआई आजकल सब जगह यूपीआई हो। एक क्यूआर कोड भी होता है, आप क्या क्यूआर शेयर कर दो, तो इसका क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स, इसको भी याद रखना भाई, क्विक रेस्पॉन्स, PONSE, रेस्पॉन्स। ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो गाड़ी में लगा रहता है, आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है, तय की हुई डिस्टेंस ट्रेवल, तय की गई दूरी को बताता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर तो स्पीड बताता है, इसको तो स्पीडोमीटर से नापते हैं, स्पीडो, ध्यान रखना भाई, स्पीडोमीटर। ठीक है, चलिए, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। और ये ध्यान रखना, स्टेप्स सबसे छोटी होती है, STAPS, स्टेप्स सबसे छोटी होती है। चलिए, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं तो उनको अक्सर दूसरे की बातों पर विश्वास करना होता है। कोई बता देता है कि हाँ वहाँ चले जाओ, या वो झूठा प्रचार प्रसार देख लेते हैं, अपनी बुद्धि से फैसला नहीं ले पाते। लेकिन पहली बार ऐसा हो गया, अब वो अपना डिसीजन ले पाएंगे। ये 36 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, इनमें से देखना है आपको कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये 13 स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपको लगे हाँ इनमें से कुछ सिलेक्शन हुआ है, अच्छा हुआ है, 2 4 10 जो भी हुए हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कितना शानदार पढ़ाई हो रही है। और पता चला यहाँ पे एक ही सिलेक्शन रह गया और यहाँ पे एक भी नहीं आया, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ 9th में बच्चे को भेजने का? बताइए मुझे, कुछ फ़ायदा है या यहाँ पे कुछ है? नहीं ना। तो ये फैसला आपको लेना है खुद देखकर। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो क्या नाम है भाई? अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा था। और ये कहाँ है? ट्रोम्बे, ये मुंबई में ट्रोम्बे है, वहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, ट्रोम्बे जगह पर है अप्सरा।
योगी आदित्यनाथ जो अभी उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, अभी अगली साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, 2 बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पहले 5 साल पूरे हुए, अब वे 5 साल पूरे होने वाले हैं। तो उनके ऊपर एक किताब लिखी है, उनके उनके ऊपर किताब का क्या नाम है, वो है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, साधु जो मुख्यमंत्री बन गया। ठीक है, तो ये है भाई, और ये शांतनु गुप्ता ने लिखी है, शांतनु गुप्ता राइटर है, शांतनु गुप्ता, इन्होंने लिखी है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेएल नेहरू के बारे में, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी याद रखना भाई, महात्मा गांधी के बारे में है, फादर ऑफ द नेशन के बारे में है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का स्वैम्प डियर, बारहसिंगा। पूरे भारत का तो स्टेट एनिमल टाइगर है, ठीक है भाई, टाइगर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का है स्वैम्प डियर, और ये है नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज विश्व विरासत पशु है हाथी। लोयन पहले था भारत का राष्ट्रीय पशु, लेकिन अब टाइगर है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, जिसको राजकीय पशु कहते हैं, वो है स्वैम्प डियर, बारहसिंगा। आनंद मठ, जिससे वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, वो लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ जो ये महाकाव्य है, जो ग्रंथ है, वो किसने लिखा था, तो आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। योगी आदित्यनाथ बिकेम विच नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर किस नंबर के योगी आदित्यनाथ हैं, तो योगी आदित्यनाथ बने हैं, कौन से नंबर के बने, तो उत्तर प्रदेश में 21वें नंबर के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, पूरी दुनिया का तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ये तो याद रखना भाई, वेटिकन सिटी रोम के अंदर है। ठीक है, यूरोप में रोम, इटली की राजधानी रोम, उसके अंदर है वेटिकन सिटी, ये तो पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है। लेकिन बात हो रही है एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है भारत का पड़ोसी देश मालदीव। लक्षद्वीप आइलैंड है, उसी के साथ जो मिनिकोय आइलैंड है लक्षद्वीप का, वो उससे आगे चल जाता है मालदीव के, मालदीव आइलैंड्स। क्लियर। चलिए, पेंगुइन किस तरह का एनिमल है, तो पेंगुइन किस प्रकार का जानवर है, तो पेंगुइन है एक पक्षी, बर्ड है भाई पेंगुइन। लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, वहां पे बहुत घने जंगल है, तो कौन सा है भाई, वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट, और अमेजन रेन फॉरेस्ट है ब्राजील में, और ब्राजील है साउथ अमेरिका में। ठीक है भाई, साउथ अमेरिका में जहाँ से अमेजन नदी बहती है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ से इक्वेटर पास होता है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मी पड़ने के कारण पानी वाष्प बन जाता है और तुरंत बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, बारिश इस तरह का वहाँ पे हो रहता है। मानचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मानचेस्टर मतलब टेक्सटाइल, देखो मानचेस्टर एक जगह है लंदन में, इंग्लैंड में मानचेस्टर एक जगह है, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसको माना जाता है, तो कौन सा है भाई, अहमदाबाद शहर को माना जाता है मानचेस्टर ऑफ इंडिया। और एक और ध्यान रखना, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन सा है भाई, बेंगलुरु है, ये भी ध्यान रखना, बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ऐसे ही मैनचेस्टर ऑफ इंडिया को बोलते हैं। डायमंड सिटी है सूरत, मुंबई तो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, और कानपुर चमड़ा उद्योग, चमड़े के लिए फेमस होता है कानपुर। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अहमदाबाद, और अहमदाबाद में ध्यान रखना 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होस्ट होंगे अहमदाबाद में, और भारत की पहली यूनेस्को हेरिटेज सिटी भी अहमदाबाद ही है, गुजरात में है अहमदाबाद, और 2030 में यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करेगा भारत, दूसरी बार 2010 में दिल्ली ने किए थे, अब करेगा अहमदाबाद। स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे अधिक वन क्षेत्र, सबसे ज्यादा जंगल है इस राज्य में, तो कौन सा है भाई, वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। और ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज्यादा ट्राइबल्स पॉपुलेशन कहाँ है, वो भी मध्य प्रदेश में है, तो ट्राइबल्स पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, वो भी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि जंगल सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है भाई ट्राइबल्स भी सबसे ज्यादा है। और सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो कहाँ का है, वो है यूपी सैनिक स्कूल में, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का, ईमानदारी के साथ। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हो सकता है कोई एकेडमी इससे बहुत ज्यादा सिलेक्शन दिखा दे, वो कह दे मेरे तो 70 सिलेक्शन हुए, मेरे तो 200 हो गए, मेरे तो, देखो नंबर लिखने में कुछ नहीं जाता, लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी एकेडमी ने जारी कर दिया हो कि भाई मेरे यहाँ से 36 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, हम चेक कर लेंगे खुद। देखो ये बात मैंने व्यूअर पर छोड़ दी, मैंने पेरेंट्स पर छोड़ दी कि वो देख लेंगे भाई कितने सिलेक्शन हुए, हमें नहीं बताने। लेकिन ज़्यादातर ये होता है,
एकेडमी खुद ही बताती है सारी कि मैंने तो 200 करा दिए, मैंने 300 करा दिए। अरे हमें देखने दो ना आपने कितने करा दिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए तमाम एकेडमीज को अपने वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की लिस्ट जारी करनी होगी, और फिर हम जैसे व्यूअर्स, मैं और मेरी टीम सब देख के बता देगी कि हाँ आपने 300 भेजे थे और आपके 10 ही रह गए, हम बता देंगे तुरंत ही। लेकिन अगर ये लिस्ट जारी नहीं करती तो इस 10 का कर देते 100, कोई कोई तो कह देता पूरे ही करा दिए हमने सारी। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही इसमें मैं कहूँगा बहुत ही इसमें जो रिजल्ट पब्लिश करने के मामले में ना बहुत करप्शन होता है, इसमें बहुत ही झूठ चलते हैं इनमें। आप देख लेना, ये 13 स्टूडेंट्स है, अगर मैं इनको जारी नहीं करता तो बता देगा कोई कितने सिलेक्शन मैंने करा है। अब लेकिन अब सब ईमानदारी और सब इसमें ध्यान रखना पेरेंट्स को कि वही उसी एकेडमी को चुनो भाई जो इस तरह से लिस्ट जारी करके बच्चों को पढ़ा रही हो, तभी बात बनेगी, तभी उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। प्लेस नोन फॉर फेमस लोग, प्रसिद्ध ताले के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ताले बनते हैं यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे तालों के एक से एक ताला मिलेगा आपको। तो ये है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश का शहर है अलीगढ़। ये चमड़ा उद्योग के लिए है, चमड़ा लेदर इंडस्ट्री। मेरठ तो आपको पता है क्रिकेट बैट के लिए है, क्रिकेट बैट। और आगरा ताजमहल के लिए फेमस है आगरा। उत्तर प्रदेश वाज फाउंडेड, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे मनाते हैं 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश बना था। मतलब ये पहले अंग्रेजों यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से था, ये पहले था यूनाइटेड प्रोविंस अंग्रेजों के टाइम पे, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे के रूप में हम मनाते हैं। राइट, चलिए। के डी जादव कौन थे? तो के डी जादव थे भारत के पहले व्यक्ति ओलंपिक पदक विजेता। तो ये पहले ओलंपिक मेडल विनर थे जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स है वहां पे ब्रोंज मेडल जीता था रेसलिंग में। कौन थे ये? रेसलर थे भाई। ये क्या थे? कुश्ती। रेसलर का मतलब कुश्ती करने वाले खिलाड़ी थे। तो इन्होंने अगर देखो महिलाओं में तो कर्णम मल्लेश्वरी हो गया, ब्रोंज मेडल उन्होंने जीता था। ठीक है, क्लियर, ये तो बात वेट लिफ्टिंग में। लेकिन ये है रेसलर के डी जादव, इन्होंने जीता था आपका ब्रोंज मेडल, इन्होंने भी जीता था, लेकिन इन्होंने बहुत पहले जीत लिया, उन्होंने 2000 में, इन्होंने 1952 में जीत लिया था। ठीक है, तो के डी जादव थे पहले व्यक्ति जिन्होंने इंडिविजुअल आपका ये ब्रोंज मेडल जीता। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे, ये भी ध्यान रखना भाई। पहले अभिनव बिंद्रा, दूसरे नीरज चोपड़ा। ठीक, तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाए थे अभिनव बिंद्रा, ये लाए थे आपका शूटिंग में, और ये आपका जेवलिन थ्रो में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है भाई? देखो ध्यान से पढ़ लिया करो, सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान है, तो कौन सा है? भारत रत्न। ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, ये फोर्थ है, लेकिन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड। हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड दादा साहब। ठीक, तो इस तरह के आपको है ना। और हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र। ठीक, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, आपको ध्यान में रखना है कौन से नंबर कैसे आता है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन बने थे? गोविंद वल्लभ पंत। तब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों को हॉस्टल के लिए तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर, लगता है इस बार तैयारी में कुछ कमी रह गई, तो वेलकम है आपका, बहुत अच्छी एजुकेशन कराई जाएगी, बहुत आप खुश हो जाओगे बच्चों कि इतनी सिंसियर पढ़ाई होती है। ये बैच हमारा पूरे होने जा रहा है, लगभग 80 बच्चे इस बार तमाम पेपर में बैठे हैं। 50 से ज़्यादा बच्चों को मैं ज्वाइनिंग लेटर लेके भेज रहा हूँ, क्योंकि तैयारी इतनी हुई है। कोई नवोदय में जाएगा, कोई आरएमएस में जाएगा, कोई सैनिक में जाएगा, कोई आरआईएमसी की तैयारी में जुटा हुआ है वहाँ जाएगा, कोई यूपी सैनिक में जाएगा, कोई 9th में जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारा ज्वाइनिंग लेटर दिलाने की कोशिश है। और जो बच्चे नहीं हो रहे हैं वो 2 साल के लिए हैं, कोई फाउंडेशन में है। ऐसा नहीं है 80 में से सारे बच्चे इस बार पेपर देंगे, इसमें से कुछ बच्चे फाउंडेशन के लिए आए तो अगले साल उनका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है, और ये हम दिखा रहे हैं। आप हमसे लाइव कोर्स टेस्ट सीरीज ये चीज़ें ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा रिजल्ट हम नहीं बताते, क्योंकि अपना रिजल्ट कोई बेकार नहीं बताएगा। सब कहेंगे वी आर बेस्ट, वी आर बेस्ट, लेकिन नहीं, ये पहली अकेडमी बन गई जिसने कह दिया पेरेंट्स को आप बताओ हम कैसे हैं, हम बेस्ट हैं, वोस्ट हैं, ठीक है, क्या है, आप बताओगे। और वो कैसे बताओगे? जब आप रिजल्ट चेक कर लोगे, ये कक्षा 9 के लिए। और फिर जब आपको लगे कि रिजल्ट संतुष्टिकरण है, रिजल्ट से आप संतुष्ट हो, तभी आप एडमिशन कराना, अदरवाइज जो आपका अपना फैसला है वही आपको लेना है।